नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा और अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। कौन सी है वो खबरें जो इस वक्त सुर्खियों में है, दुनिया भर में कौन सी है वो खबरें जिन पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में और साथ ही राजनीतिक हलकों में भी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बिग न्यूज यानी कि सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विकसित भारत को लेकर अपने विचारों को किया साझा। कहा, साल 2026 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में होगा महत्वपूर्ण। विकसित भारत के निर्माण के लिए पीएम ने युवाओं से किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमारी और संक्रमण में बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवा के सेवन पर जताई चिंता। कहा, दवाओं और एंटीबायोटिक के उपयोग से पहले चिकित्सक की सलाह जरूरी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की दुनिया भर में हो रही है निंदा। लंदन में हिंदू हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अमेरिका ने भी बांग्लादेश में हिंदू मजदूर की हत्या की निंदा कर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की कही बात। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच आज फ्लोरिडा में यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर होगी वार्ता। बातचीत में 20 सूत्री शांति योजना के साथ यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर रहेगा फोकस। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच चौथा टी20 मैच आज। 5 मैच की सीरीज में भारत की 3-0 से अजय बढ़त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने जहां नए जोश और नई उमंग के साथ नए साल का स्वागत करने की बात कही, तो वहीं 2025 में देश की उपलब्धियों का भी लेखा जोखा पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में साल 2025 की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने खेल विज्ञान ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम का जिक्र किया। साथ ही बताया कि 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। साथियों, यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां 2025 में हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर देश का नाम रोशन किया, वहीं महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप टी20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा
हौसलों को नहीं रोक सकती। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पीएम मोदी ने मन की बात में भारत की आस्था और संस्कृति का भी जिक्र किया। पीएम ने देशवासियों से 2026 में नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की बात कही। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। ये बात भी सही है, इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं हमें झेलनी पड़ी, अनेक क्षेत्रों में झेलनी पड़ी। अब देश 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। पीएम ने स्वदेशी को लेकर लोगों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के युवाओं की भूमिका, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज भारत को उम्मीद की नजर से देख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह देश की युवा शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर भी बात की। साथ ही पीएम मोदी ने देश के युवाओं की ऊर्जा, जागरूकता और कुछ नया करने के जज्बे की सराहना की। आज दुनिया भारत को बहुत आशा के साथ देख रही है। भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इनसे दुनिया भर के देश बहुत प्रभावित है। पीएम मोदी ने युवाओं की जिज्ञासा को देश हित में बताया। पीएम ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां युवा अपने विचार सीधे साझा कर सकते हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं, वो कैसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ था। अब कुछ दिन बाद उसका दूसरा एडिशन होने वाला है। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताते हुए बताया कि इससे जुड़े क्विज और निबंध प्रतियोगिताओं में लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले ही इससे जुड़ा एक क्विज कंपटीशन हुआ। इसमें 50 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। एक निबंध प्रतियोगिता भी हुई जिसमें स्टूडेंट्स ने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा।
पीएम मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को युवाओं के लिए एक बड़ा मंच बताया, जहां विचार व्यवहारिक समाधान में बदलते हैं और देश की वास्तविक समस्याओं का हल सामने आता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का समापन इसी महीने हुआ है। स्टूडेंट्स ने ऐसे सॉल्यूशन दिए जो रियल लाइफ चैलेंजेस से जुड़े थे। पिछले 7-8 साल में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और 6,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हिस्सा ले चुके हैं। युवाओं ने सैकड़ों प्रॉब्लम्स के सटीक सॉल्यूशंस भी दिए हैं। इस तरह के हैकाथॉन्स का आयोजन समय समय पर होता रहता है। मेरा अपने युवा साथियों से आग्रह है कि वे इन हैकाथॉन्स का हिस्सा जरूर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए युवाओं को नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में आगे आने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, भारत का भविष्य उसके युवा शक्ति के विचारों, प्रतिभा और भागीदारी से तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन पर गहरी चिंता व्यक्त की। पीएम ने देशवासियों से आह्वान किया कि अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें और एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखें। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा, मेडिसिन के लिए गाइडेंस और एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। ये आदत आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विपक्षी देश फिजी में भारतीय भाषा तमिल के प्रचार प्रसार की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि फिजी की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हिंदी और तमिल के संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने विदेश में तमिल भाषा की गूंज के बारे में बात की और बताया कि कैसे नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। फिजी में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रसार के लिए एक सराहनीय पहल हो रही है। वहां की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले महीने फिजी के राकी इलाके में वहां के एक स्कूल में पहली बार तमिल दिवस मनाया गया। उस दिन बच्चों को एक ऐसा मंच मिला जहां उन्होंने अपनी भाषा पर खुले दिल से गौरव व्यक्त किया। बच्चों ने तमिल में कविताएं सुनाई, भाषण दिए और अपनी संस्कृति को पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतारा। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम को देश की समृद्ध विरासत बताया। उन्होंने मन की बात में एक ऑडियो क्लिप भी साझा किया जिसमें हिंदी भाषी बच्चे तमिल में बात कर रहे हैं। वणक्कम, भारत और संगतल ओरे भारतम उन्नत भारतम नैरत्तपट्ट काशी तमिल संगमम 4.0
तमिल करपोम नान रोम करके उदाहरण येन तमिल इंट्रोडक्शन कासियोड़ भूमिल नान पायल पटेल और सुकिन्स इंटर कॉलेज की मानवी अनेवरकुम येन वड़क्कम एन्न पेर वैष्णव नान निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी पढ़िक्किरेन नान काशी तमिल करकलाम 4.0 ला तमिल भाषा पिक्कावुम इल्लुवम करेन इंधा वयपुक्क पराधान नरेंद्र मोदी अवगलेकु नान नंटी सोलिगरेन। पीएम मोदी ने मन की बात में अगले महीने यानी 26 जनवरी को मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस का भी जिक्र किया। पीएम ने एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में देश को बताया जिनके बारे में हम अभी तक अनजान थे। हमारे देश ने आजादी पाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। आजादी के आंदोलन में देश के हर हिस्से के लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के अनेकों नायक नायिकाओं को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी है ओडिशा की पार्वती गिरि जी। जनवरी 2026 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। साथियों, आजादी के आंदोलन के बाद पार्वती गिरि जी ने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना की। उनका प्रेरक जीवन हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा। मैं पार्वती गिरि जी को श्रद्धांजलि अर्पण करूँ छी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देशवासियों से अपनी विरासत को न भूलने का आग्रह किया। पीएम ने लोगों से आजादी दिलाने वाले नायक नायिकाओं की महान गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर प्रधानमंत्री महीने दर महीने मन की बात के जरिए ऐसे ऐसे विषयों को उठाते हैं, छूते हैं जिनका सरोकार सीधे हमसे है, मौजूदा पीढ़ी से है और आने वाली पीढ़ी को भी वो यहाँ पर संदेश और मंत्र देते आते हैं। आइए अगली खबर एमटीपी में बात करते हैं। एसआईआर प्रक्रिया की रुख करते हैं सीधे बंगाल का। चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को सुनवाई केंद्र पर आने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यदि सुनवाई की सूची में कोई बीमार व्यक्ति है तो उन्हें भी आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में बीएलओ सहित सुनवाई कार्य से जुड़े आयोग के अधिकारी स्वयं बुजुर्गों के घर जाकर सुनवाई की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस रविवार से चुनाव आयोग के खिलाफ इस दावे के साथ मैदान में उतर गई है कि बुजुर्ग और बीमार नागरिकों को सुनवाई के नाम पर परेशान किया जा रहा है। वहीं तृणमूल की इस रणनीति की आलोचना करते हुए भाजपा का कहना है कि सत्ताधारी दल एसआईआर को लेकर लोगों को गुमराह करने के लिए ये तमाम बातें कह रहा है। तो टीएमसी के आरोपों को यहां पर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से नकार दिया है। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। आइए सीधे रुक करते हैं सौरभ का। सौरभ, जो लगातार यहां पर दावे किए जा रहे हैं, जो भ्रामक अफवाहें यहां फैलाई जा रही हैं टीएमसी की ओर से, सबसे पहले तो इसको लेकर जरा तस्वीर साफ कर लेते हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, क्या उन्हें हियरिंग सेंटर्स तक आना है या फिर उनके घर पर उनकी सुनवाई हो रही है? क्या इस तरह की किसी भी चीज या फैसिलिटी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है? जी देखिए, ये आज नहीं हुआ। जब सुनवाई के लिए 32 लाख लोगों को बुलाया जाएगा तभी के बंगाल के सीईओ ऑफिस की तरफ से ईसीआई के पास एक प्रपोजल गया था कि जो 85 के ज्यादा जिनकी उम्र है, 80-85 के ज्यादा जिनकी उम्र है, उनको वो चाहते थे कि सुनवाई केंद्र तक उनको आना ना पड़े और उनके घर में ही बीएलओस और जो अलग तरह से जो आईसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनके घर पे जाएंगे और वहीं पे जाके वो सुनवाई करेंगे। ये प्रपोजल था और ये प्रपोजल तुरंत चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया। तो तभी सभी को पता चल गया था कि बुजुर्ग लोगों को आना नहीं चाहिए, आने की जरूरत भी नहीं है चुनाव आयोग की तरफ। कल जब ये तस्वीर दिखाया जा रहा था तृणमूल की तरफ से कि बुजुर्ग लोग को आना पड़ रहा है, आज तो सुबह से पूरा मोर्चा लेके के जो यहाँ पे जो पदाधिकारी है, जो एमपी है, वो बयानबाजी कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों ये हैरेसमेंट हो रहा है, बुजुर्ग लोगों को हैरेसमेंट किए जा रहे हैं।
लेकिन ये साफ चुनाव आयोग ने काफी पहले ही स्पष्ट कर दिया था। अब सवाल ये है कि जो बीएलओस है वहां के, और यहाँ पे जो यहाँ पे बीएलएस का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या वो लोग चुनाव कहीं ये बात नहीं पता रहे तो जो बुजुर्ग लोगों को क्या आपको आना है, जबकि सीआई का ये मैसेज है कि नहीं आना है। सिर्फ यही बात नहीं, 2002 में जो ड्राफ्ट रोल में माना कि सॉफ्ट कॉपी में किसी का नाम नहीं रहा, किसी टेक्निकल कुछ एरर के कारण, अब तो और उसका सॉफ्ट कॉपी पे नाम नहीं है, लेकिन हार्ड कॉपी जो है उन पे नाम है, उनका भी नाम है, या फिर कोई प्रोजेनी लिंक करना चाहते हैं अपने माँ बाबा या फिर दादा दादी का नाम देना चाहते हैं तो उनका भी नाम है। तो उसको चलते भी चुनाव आयोग ने कह दिया कि आपको भी नहीं आना चाहिए, आने की जरूरत नहीं है। आप बीएलओ के से बात कीजिए, बीएलओ के ऐप के जरिए आप अपना संशोधन कर लीजिए, आपको चुनाव हियरिंग सेंटर तक आना नहीं है। लेकिन ये सारी बातें को कोई नहीं बोल रहा है, मतलब सत्ता पक्ष नहीं बोल रहा है। सत्ता पक्ष सिर्फ एक जो जहां पे मानो के बुजुर्ग लोग के पास ये मैसेज नहीं गया और वो आए, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वो क्यों आए, क्यों उनके पास मैसेज नहीं गया। तो वो आ रहे हैं तो उस तस्वीर को दिखा के अब वो चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये है कि तृणमूल के सांसद है जयाजी काकली घोष दोस्तीदार एमपी है, वो कल एक बयानबाजी किए थे कि उनके बेटे और उनके बहन और उनकी माँ को हियरिंग के लिए जानबूझकर परेशान करने के लिए उनको बुलाया गया है। सीओ ने साफ तरीके से एक चैनल पे कहा है, भाई आपका नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है। जिस कारण इस 32 लाख लोगों को बुलाया जा रहा है, उसी कारण आपको आपके भी बेटे बहन माँ को बुलाया गया है, और आपका माँ का उम्र 80 से ज्यादा है। तो पर वो तो बिल्कुल, बट वो तो टीएमसी के सांसद है ना, उनका नाम कैसे कर सकता है? तो ऐसे में नाराज तो वो होंगी ही, वो अपने आप को आम जन थोड़ी ना समझती हैं। सौरभ, यहाँ पर जिस तरह से लगातार टीएमसी इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अभी भी जो उसका विरोध है, जो प्रदर्शन है, जो अफवाहें हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर जो हियरिंग सेंटर्स है वहां पे भी प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पे भी उन लोगों को काम करने से रोका जा रहा है। जो आपके सीईओ चुनाव, जो आपका राज्य चुनाव अधिकारी हैं, उनके को भी उनके घर के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, वहां पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। क्या एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त ग्राउंड जीरो पर कहां तक पहुंच रही है, और क्या कुछ बीच में कोई भी ममता बनर्जी की तरफ से किसी भी तरह की नरमी या इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने देने का किसी भी तरह का कोई संकेत मिल रहा है कि नहीं? जी देखिए, जब एसआईआर पहले शुरू हुआ तब तृणमूल का मुद्दा क्या था? तब टीएमसी का मुद्दा था कि एसआईआर क्यों एसआईआर की जरूरत क्या है? बंगाल के इलेक्शन से पहले एसआईआर की जरूरत क्या है? ये सवाल वो उठा रहे, वो सवाल अब भी उठा रहे। फिर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो लोग क्या कहे, बीएलओ के ऊपर दबाव हो रहा है, और तथाकथित वो कहने लगे कि एक के बाद एक बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। वो मुद्दा खड़ा नहीं उठता। वो मुद्दा पब्लिक जो है, जनता जो है, उन्होंने समझ लिया कि आखिर टीएमसी क्या कहना चाहती है और वो करना क्या चाहती है। तो जब वो मुद्दा नहीं टिका, अब वो कह रहे हैं कि ये सारी बातें लेके आ रहे हैं कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के जो फिगर है वो लेके आ रहे हैं, और अपने बात को जताने के लिए वो अपने जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो 1 महीने से वहां पे बैठे हुए हैं, एक के बाद एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कैसे मुद्दे, कभी कह रहे हैं बीएलओ के दबाव क्यों आ रहा है, कभी कह रहे हैं क्यों हमको अब भी काम करना पड़ रहा है, कभी कह रहे हैं कि क्यों इतने सारे एप्लीकेशंस दिए जा रहे हैं। एसआईआर क्या है? एसआईआर एक प्रोसेस है जो हर ग्राउंड सिचुएशन में, हर स्थिति के लिए फीडबैक आ रहा है, और फीडबैक के जरिए वो लोग उस प्रोसेस को एक और ऑप्शन देके उसको और आसान कर रहे हैं, ताकि जनता को दिक्कत नहीं है। लेकिन टीएमसी का कहना है, इतने सारे ऑप्शन आप हमें क्यों दे रहे हैं, इतने सारे काम क्यों दे रहे हैं? अगर ईसीआई का कहना है कि हम वही कर रहे हैं कि वैध वोटर छूटे ना और अवैध वोटर रहे ना, तो उसके लिए जो करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं। तो अभी इस विरोध के चलते क्या देखा गया कि बंगाल का ही सीईओ, ऐसा एक सीईओ है जिनको एमएचए को Y+ कैटेगरी देना पड़ा। तो ये है बंगाल का कानून व्यवस्था, ये अब सवाल उठा रहा है विरोधी पक्ष। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। साफ तौर पर यहाँ पर जो वैध वोटर है वो रहेगा और जो अवैध वोटर है वो नहीं रहेगा, यानी कि जो बंगाली वोटर्स हैं वो वोट करेंगे अपने चुनाव में, लेकिन जो बाहरी वोटर्स हैं वो बाहर जाएंगे। तस्वीरें ये बात साफ कर रही हैं कि कैसे लगातार
टीएमसी की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये प्रोसेस लगातार जारी है। मिड प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए मिड प्राइम में आपको लिए चलते हैं गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में आज से 3 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक आयोजन नमोत्सव का औपचारिक शुभारंभ हो रहा है। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन में 150 से अधिक कलाकार अपनी सशक्त प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक जीवन यात्रा को मंच पर जीवंत कर रहे हैं। अहमदाबाद में मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में इन कलाकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन सेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना का संदेश देता है। कलाकारों के मुताबिक मंच के माध्यम से वे इसी प्रेरणा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नमोत्सव महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन, संघर्ष, संस्मरणों की वो यात्रा है जो आज करोड़ों देशवासियों को संदेश देती है कि किस तरह से राष्ट्र में अपनी पहचान बनाने के लिए और राष्ट्र को देने के लिए अपने जीवन में त्याग करने पड़ते हैं। ये उस तपस्वी और मनस्वी नरेंद्र मोदी की कहानी का संस्मरण है जो कहीं ना कहीं आज गुजरात से निकलकर पूरे देश और दुनिया में लोगों को प्रेरणा दे रहा है। हमारे साथ विमल जी हैं। विमल जी, दूरदर्शन पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमोत्सव एक वो मंच जो आज एक प्रेरणा का बड़ा माध्यम बन गया है। आखिर कैसे दवे साहब के मन में ये विचार आया और आज किस तरह से प्रेरित कर रहा है, पहले उसके बारे में थोड़ा बताएं। साईराम दवे हमारे गुजरात के बहुत ही जाने माने और लोकप्रिय कलाकार हैं। साईराम जी के जीवन के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि साईराम जी पहले से ही एक रिसर्च पर्सन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जीवन की यात्रा उन्होंने बहुत सारी बुक्स से, बहुत सारे हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे उन्होंने जानी है और उनके जीवन की जो सत्य घटनाएं हैं, जो उनके बहुत ही अच्छे प्रेरणादायक प्रसंग है, उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। और नरेंद्र मोदी जी खुद ही इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि हालांकि उनके ऊपर एक कार्यक्रम करना ये बहुत कठिन काम रहता है, क्योंकि कौन सा किस्सा कितनी प्रेरणा दे पाएगा। ये उन्होंने 2-2.5 घंटे के प्रोग्राम में ये जो हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे सके, यूथ को कनेक्ट कर सके और जिनसे जीवन मूल्यों का विकास हो, ऐसी बहुत सारी बातें गीत से, संगीत से, किस्सों से हमारे बीच रखने का बहुत स्तुत्य प्रयास किया है। बिल्कुल सही बात कही विमल जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन जो है, जीवन दर्शन जो है, कहीं ना कहीं हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। गाथा और दीपाली के नाम में ही गाथा है और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाथा से युवाओं को प्रेरित कर रही हैं और उनके जीवन में जैसा माँ का एक सम्मान था बाल्यकाल से लेके अभी तक, जो प्रधानमंत्री के जीवन में माँ का एक अस्तित्व रहा है, वो आज भी वो भावुक हो जाते हैं। तो नमोत्सव जो हमारा शो है, तो वो पूरा शो एक लाइफ एक्सपीरियंस जर्नी है मोदी जी की। वो शो देखने से हम यूथ इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन उनकी जो जर्नी थी, उनका स्ट्रगल था, उनकी जो जीत है, उनका जो मेहनत है, हार्डवर्क है, वो सब हम देख के इंस्पायर होते हैं। कुल मिला के नमोत्सव
महज एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन का एक बड़ा माध्यम है, जिसको 150 से ज़्यादा कलाकार देश दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। नमोत्सव महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि ये प्रधानमंत्री। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अमरेंद्र गुप्ता के पास, जो इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं। किस तरह से इस वक्त ये नमो उत्सव बेहद रौनक के साथ इसका आयोजन हो रहा है। अमरेंद्र, सबसे पहला सवाल यही कि कैसे जो प्रधानमंत्री की जो जीवन यात्रा रही है, प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री और फिर एक वैश्विक नेता के रूप में, उसको यहाँ पर कलाकार कला के माध्यम से दर्शाएंगे। सबसे पहले जो उत्साह है, जिस तरह से रौनक है और लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, पहले उसके बारे में बताइए। देखिए जया, मैं आपको बता दूं कि नमोत्सव एक विशेष सांस्कृतिक और भव्य मल्टीमीडिया शो है, जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक और विजुअल इफेक्ट्स के जरिए जो प्रधानमंत्री की पूरी जीवन यात्रा है उसके संस्मरणों को तकरीबन 2 घंटे के प्ले के साथ लोगों के सामने रखा जाएगा। और जो उत्साह की बात आपने की, मैं आपको बता दूं कि नमोत्सव का औपचारिक आगाज आज से है। आज से 3 दिन तक नमोत्सव अहमदाबाद में होगा, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार जो कलाकार रिहर्सल कर रहे हैं उसमें भी भारी संख्या में लोग यहां पर एकजुट हो रहे हैं और देर रात तक, रात को 2 और 3 बजे तक कलाकारों के साथ जो स्थानीय लोग हैं वो नमोत्सव कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और उन संस्मरणों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल नमो उत्सव एक उत्सव नहीं है बल्कि एक गाथा है उस मनस्वी और तपस्वी पुरुष की जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और देखिए जया, इसमें जो संस्मरण है बाल्यकाल से जो नरेंद्र मोदी यानी कि वडनगर जो उनका जन्म स्थल है, वडनगर के नरेंद्र मोदी जिनको नरू के नाम से जाना जाता था, तो बाल्यकाल में जब वो अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे तो उनके संस्मरण को जो किताबों में भी नहीं है उसको दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्कूल से आते थे बाल्यकाल में तो नरेंद्र जो था, जो नरू था, वो चाय की केतली लेकर जब स्टेशन पर जाता था, जो उसको अगर साधु संत दिख जाते थे या कोई सैनिक दिख जाता था तो वो नरू जो है उनको मुफ्त में चाय पिलाते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि आपने क्यों उनको मुफ्त में चाय पिलाई, तो उनका जो जवाब था बाल्यकाल में, जो लोग वो बताते हैं कि उनका कहना था कि वो देश के लिए काम करते हैं, साधु संत संस्कृति के लिए काम करते हैं, इसलिए आज नरेंद्र मोदी की तरफ से ये मैंने चाय मुफ्त में पिलाई है। बिल्कुल अमरेंद्र, जो ये प्रधानमंत्री के संस्मरण है, जो उनकी संघर्ष की जो पूरी जर्नी रही है वो यहाँ पर प्रस्तुत तो हो रही है, लेकिन उनके जीवन के बारे में जानने के साथ साथ ये मौजूदा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बेहद सशक्त संदेश देने का के मकसद के साथ इसका आयोजन हो रहा है। कैसे इसको जो मौजूदा पीढ़ी है, जो नन्हे नन्हे बच्चे आ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो इसको ले रहे हैं? देखिए जया, 150 से ज्यादा कलाकार, इसमें हर उम्र के कलाकारों को समाहित किया गया है और पूरे गुजरात से कलाकार हैं जिसमें बाल्यकाल के बच्चे हैं 5 से 10 साल के, उसके अलावा यूथ है और 50 से 60 साल के लोग भी इस पूरे कार्यक्रम में समाहित हैं। और देखिए जो बेसिकली यूथ है, यूथ में एक राष्ट्र निर्माण का भाव जो प्रधानमंत्री के जीवन यात्रा में सबसे ज्यादा दिखता है कि त्याग करके आप अपनी पहचान बना सकते हैं, उन संस्मरणों को युवा ले रहे हैं। बाल नरेंद्र से लेकर संघर्ष की जो शुरुआत है और प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र निर्माण तक की जो अभी तक की उनकी यात्रा रही, इसमें कई संस्करण है कि किस तरह से बाल काल में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साधना में जाते हैं और सेवा भाव जो उनके मन में है, जो उनके जीवन में है, वो सामने लोगों को दिखता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे किस तरह से गुजरात का नेतृत्व किया और जो गुजरात आज गर्वी गुजरात के तौर पे एक गर्व करने का माध्यम बनता है, तो गुजरात के विकास में मुख्यमंत्री के तौर पे, तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी की क्या उपयोगिता रही। और इसके साथ जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो प्रधानमंत्री के रूप में किस तरह से राष्ट्र का निर्माण करने में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए और नए भारत यानी कि 2047 के नए भारत के संकल्प का एक विजन देकर काम किया, तो यह प्रेरित करता है और एक प्रेरणा
और संकल्प उन लोगों के लिए भी है कि किस तरह से एक व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए एक सार्वभौमिक तरीके से काम करने का मकसद होता है, सेवा भाव होता है और सिद्धियों के साथ। और इसमें एक और बात जया, इसमें ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा भी खास तौर पे की गई है कि किस तरह से आज नरेंद्र मोदी के नाम पे और भारत के नाम पे दुश्मन देश थर्राता है, तो उस ऑपरेशन सिंदूर के संस्मरण को भी इसमें समाहित किया गया है। तो कुल मिला के जो युवाओं से बात हुई है, युवा कह रहे हैं कि ये उन्हें बहुत प्रेरित कर रहा है, ये प्रेरणा दे रहा है उनको न सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके लिए भी एक बड़ा प्रेरणा और संकल्प का माध्यम है नमोत्सव। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं लगातार आप इन तस्वीरों को हमसे साझा करते रहेंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे खबरों में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार स्थित नेवल बेस पर भारतीय नौसेना की स्वदेशी कलवरी क्लास पनडुब्बी INS वाघ-शीर में यात्रा की। ये उनकी पश्चिमी समुद्री तट यात्रा का हिस्सा था। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उनके साथ मौजूद रहे। कलवरी क्लास पनडुब्बी में राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा है, जबकि इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ऐसी यात्रा की थी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर झारखंड में भी लोगों ने खुशी जाहिर की है। तो आपको बता दें कि यहां पर देश भर से बेहतरीन प्रतिक्रिया आ रही है इस कानून को लेकर, इससे जुड़े तमाम प्रावधानों को लेकर। आइए रुक करते हैं झारखंड का, देखते हैं वहां पर क्या कुछ कहना है श्रमिकों का। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी इतना अच्छा नाम दिए हैं, इतना नेक नाम दिए हैं और उनका 100 दिन जो था उसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिए हैं उनका कार्यकाल को। तो इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी है, उनके द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम कर दिया गया। इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इससे अब मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व हो रहा है कि उन्होंने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार का जो कार्य किया है। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर चंडीगढ़ के लोगों ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा नए कानून से अब लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने धन्यवाद भी कहा। काम मिला कर दा, पहले तो हम बड़े खोदा कर दे, फिर नहर पे गाड़ में खोल में सारा दिन रहेगी काम में नरेगा वाला बोलिया कर दे। बढ़िया राम जी का नाम आवा है बीच में। सरकार बहुत बढ़िया कानून लेके आई है जी। इस कानून से जब सभी हम मजदूर भाई सब संतुष्ट हैं और इस बात से सहमत भी हैं। बड़ी खुशी हुई। अगर जो 100 दिन का काम मिला करता ई वीसा कानून आ गया, इस कानून से हम यूँ संतुष्ट हैं। यूँ 100 दिन की बजाय तो 125 दिन का काम कर, पहले 100 दिन का काम था, अब 125 दिन का काम आ रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है जी, नाम लेने में बढ़िया लगा है जी राम जी। अब 125 दिन का काम है। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर देश भर में उत्साह। हैदराबाद में लोगों ने इसका स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। जी राम जी का पदगम के लिए 100 दिन था पहले, अब 125 दिन करने के लिए बहुत खुशी हुई। और ये हम लोग खेती बाड़ी करने उधर उधर जाने वास्ते बहुत मुश्किल हो रहा था। और एक बात क्या है बोल तो इसमें ये पदगम 25 दिन बढ़ाने के लिए बहुत खुशी हुई। पहले कैसा था, वो काम किए तो भी पैसे उठाने के वास्ते पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था। अभी जो वो लाए वो क्या है बोले तो आधार लिंक को, अकाउंट को आधार लिंक कर सकते। जो भी काम किया अपन
वो अकाउंट में पैसे आ जाते तुम्हारे। केंद्र सरकार की महाराजगर योजना गरीबों के लिए फायदेमंद है। सरकार काम के दिनों के 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करना खुशी की बात है। इसीलिए गरीब लोग भी बहुत खुश एंड गर्व कर रहा है। जो किसान को भी जहां अभी लेबर का शॉर्टेज है, इससे अगर लेबर को अच्छा काम मिलेगा और किसान के लिए भी लाभ हो जाएगा इससे। तो ये केंद्र में जो नया बिल लाए उसका हम पूरा एक फार्मर के तहत से हम उसको स्वागत करते हैं। The new bill is focus changed from like rural area development to infrastructure and water as well. Due to this, more like laborers and as well as farmers as well are very happy about this new bill. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और भाजपा के दिवंगत वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की 73वीं जयंती पर देश भर के प्रमुख नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया। अमित शाह ने अपने अंदाज में याद करते हुए अरुण जेटली को एक कुशल वक्ता, पार्टी के प्रति समर्पित नेता और कानूनी विशेषज्ञ बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अरुण जेटली जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए एक अद्वितीय संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता जेटली जी ने एक सांसद के रूप में अमिट छाप छोड़ी है और कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पार्टी को सशक्त बनाने में उनकी समर्पित भूमिका और उनकी तीक्ष्ण कानूनी सूझबूझ समय की कसौटी पर खरी उतरेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर देश भर में उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अरुण जेटली की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अरुण जेटली की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की आज जयंती और देश भर में उन्हें नमन किया जा रहा है। उनकी जयंती पर विभिन्न गणमान्य नेताओं ने भी, दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। असम में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष संशोधन यानी कि स्पेशल रिवीजन के बाद 10,56,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। मृत्यु, स्थान परिवर्तन या डुप्लीकेट एंट्री के कारण ये नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उठाए गए इस कदम से असम के कुल मतदाताओं की संख्या घटकर लगभग 2.51 करोड़ हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को जारी एकीकृत मसौदा सूची के अनुसार राज्य में कुल 2,51,09,754 मतदाता हैं, जिनमें 93,021 संदिग्ध मतदाता यानी कि डी वोटर शामिल नहीं है। एसआईआर के लिए 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर घर जाकर सत्यापन करने के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। अब मतदाता 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया में 35 जिला निर्वाचन अधिकारी, 126 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1260 एईआरओ, 29,656 बूथ स्तरीय अधिकारी यानी कि बीएलओ और 2,578 बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल थे। चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दलों ने प्रक्रिया में सहायता और निगरानी के लिए 61,533 बूथ लेवल एजेंट भी तैनात किए थे। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 के तहत लागू की गई 2 पाबंदियों को अब स्थायी कर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के किसी भी वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। इसके साथ ही दिल्ली में बाहर से आने वाले ऐसे वाहन जो BS6 मानकों पर खरे नहीं उतरते, उनके प्रवेश पर भी रोक रहेगी।
इस दौरान पर्यावरण मंत्री ने मौसम को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम के फिर से बिगड़ने की आशंका है और इस पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा कि सरकार का उद्देश्य यही है कि दिल्ली के लोगों को बार बार प्रदूषण से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो ग्रेड 4 के रिस्ट्रिक्शंस थी, उनमें 2 रिस्ट्रिक्शंस को परमानेंटली कर दिया गया है। एक, दिल्ली के अंदर साल भर अब पीयूसीसी आपको जरूरी होगा। कहीं पे भी आप बिना पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं मिलेगा। ये अगले ऑर्डर तक के लिए इसको जारी कर दिया गया है। दूसरी बात, अब के बाद अगर कहीं हमें ग्रेड 4 लगाने की स्थिति आती है तो उस ग्रेड 4 के अंदर जो भारत स्टेज 6 से कम की जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां हैं, उनको भी आने में भारत स्टेज 6 से कम की गाड़ियों के ऊपर ग्रेड 4 के दौरान बैन रहेगा। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक बड़ा और सख्त अभियान चलाया है। पुलिस ने उत्तम नगर इलाके में छापेमारी कर अवैध रूप से रह रहे 7 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में ले लिया। जांच में सामने आया कि ये सभी बिना वैध वीजा और दस्तावेजों के लंबे समय से दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि कानूनी औपचारिकताओं के बाद अब इन 7 नागरिकों की डिपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी की पुण्यतिथि है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुविख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत आधुनिक हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि रहे हैं। उनकी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम का मनोहारी चित्रण तो है ही, वे मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। पद्म भूषण से सम्मानित सुमित्रानंदन पंत जी की पुण्यतिथि पर एक नजर डालते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा पर। आओ अपने मन को टोवें, व्यर्थ देह के संग मन की भी निर्धनता का बोझ न ढोवें। जाति पातियों में बहु बटकर सामाजिक जीवन संकटवर, स्वार्थ लिप्त रह सर्व श्रेय के पथ में हम मत कांटे बोवें, पथ में हम मत कांटे बोवें। उजड़ गया घर द्वार अचानक, रहा भाग्य का खेल भयानक। बीत गई जो बीत गई, हम उसके लिए नहीं अब रोवें, उसके लिए नहीं हम अब रोवें। आओ हम अपना मन टोवें। कवि सुमित्रानंदन पंत की आज पुण्यतिथि है। सुमित्रानंदन पंत, जिनकी कविताओं में प्रकृति ने शब्द पाए और सौंदर्य ने स्वर, प्रकृति का सुकुमार कवि कहे जाने वाले कवि पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी में हुआ। उनका पैतृक गांव अल्मोड़ा के स्यूनरा कोट में है। बचपन से ही प्रकृति प्रेम से भरे सुमित्रानंदन पंत जी ने 7 साल के बालपनी में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। जन्म के कुछ घंटों में ही मां का साया सर से उठ जाने वाले कठिन परिस्थितियों को झेलकर भी वे मन से कोमल बने रहे। सुकुमार कवि सुमित्रानंदन ने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। हृदय स्पर्शी लेखन, निर्भीक व्यक्तित्व और अपने अंदाज से उन्होंने देश और दिलों को छुआ। उनकी प्रमुख रचनाओं में उच्छ्वास, पल्लव, चिदंबरा, गुंजन, युववाणी, बुरांश, मेघनाद वध, बूढ़ा चांद आदि शामिल हैं। पंत जी की प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की छटा मिलती है, जिसका उत्कर्ष उनकी छायावादी रचनाओं पल्लव और गुंजन में देखने को मिलता है। कवि की उत्तरकालीन रचनाओं पर अरविंद की विचारधारा की छाप है। पंत जी सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति और सचल दृश्यों के चित्रण में अन्यतम हैं। इनकी भाषा बड़ी सशक्त एवं समृद्ध है। मधुर भावों और कोमल कांत गीतों के लिए सिद्धहस्त हैं। आह धरती कितना देती है कविता में अपने बचपन की एक भूल को याद करते हुए धरती को रत्न प्रस्विनी रूप का चित्रण करता है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे का संदेश देते हुए कवि ने मानवता की फसल उगाने के लिए समता, ममता और क्षमता के बीज बोने पर बल दिया है। साल 1907 और 1918 के बीच प्रकृति पर आधारित उनकी प्रारंभिक रचनाओं का एक संग्रह वीणा 1927 में प्रकाशित हुआ। इससे पहले उनका संग्रह उच्छ्वास 1922 में और पल्लव 1926 में प्रकाशित हुआ था।
इसके बाद कई अन्य संग्रह प्रकाशित हुए, जैसे चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद आदि। प्रयाग में उच्च शिक्षा के दौरान 1921 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के बहिष्कार के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में लग गए। वर्ष 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। इन्होंने वर्ष 1916 से 1977 तक साहित्य सेवा की और 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया। उन्हें साहित्य में योगदान के लिए पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें लोकायतन के लिए सोवियत संघ द्वारा नेहरू शांति पुरस्कार भी मिला। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठा अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से, शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में, ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिह्वा विश्लत कीचुल सा, लगता चित कबरा गंगा जल, लगता चित कबरा गंगा जल। और आइए बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन संघर्ष की, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच एक बार फिर मुलाकात होगी। फ्लोरिडा में आज दोनों देशों के नेताओं के बीच ये मुलाकात होने वाली है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करवाने के लिए जेलेंस्की एक 20 पॉइंट का पीस प्लान तैयार कर रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं खेल जगत की। रुख करेंगे गौरव का, जो बताते हैं हमें इस वक्त खेल की सुर्खियों में क्या कुछ है खास। शुक्रिया जय। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे क्रिकेट की खबर के साथ, जहां पर पहले 3 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज श्रीलंका के खिलाफ चौथे महिला T20 मैच में भी अपना दबदबा कायम रखने के इरादे के साथ उतरेगी। श्रीलंका की टीम अभी तक किसी भी तरह की चुनौती नहीं दे पाई है। भारत ने सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना रखी है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी अंडर 19 वर्ल्ड कप और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 टीम का ऐलान कर दिया है। विश्व कप के लिए टीम की कप्तानी आयुष मात्रे को सौंपी गई है, जबकि उप कप्तान विहान मल्होत्रा को बनाया गया है। वैभव सूर्यवंशी भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। सुपर 6 सेमीफाइनल और फाइनल हरारे में होगा। 5 बार की चैंपियन भारत को ग्रुप बी में न्यूजीलैंड, यूएसए और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। भारत अपना अभियान 15 जनवरी को यूएसए के खिलाफ शुरू करेगा। इसके बाद टीम इंडिया 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम जो है वो इस प्रकार है। आयुष मात्रे कप्तान, विहान मल्होत्रा वाइस कैप्टन, वैभव सूर्यवंशी, आयरन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश सिंह, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए पटेल, मोहम्मद एनान, हेनन पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार सिंह और उद्धव मोहन। वैभव सूर्यवंशी को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम की कप्तान जो है वो उन्हें नियुक्त किया गया है। विश्व कप से पहले भारतीय अंडर 19 टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी, जहां उसे 3 वनडे मैच खेलने हैं। ये वनडे सीरीज 3 जनवरी से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन पर है। वैभव सूर्यवंशी को इस टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। एरोन जॉर्ज है, वेदांत त्रिवेदी हैं, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश सिंह, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए पटेल, मोहम्मद इनान, हेनन पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल और राहुल कुमार। तो क्रिकेट की खबर के बाद अब रुक कर लेते हैं शूटिंग का, जहां पर बेंगलुरु की युवा निशानेबाज तिलोत्तमा सेन ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 17 साल की तिलोत्तमा सेन पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी थी। तिलोत्तमा ने 466.9 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया।
केरल की विदारसा के विनोद ने 462.9 अंक से रजत, जबकि रेलवे की आयोनिका पॉल ने 451.8 अंक के स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया। तिलोत्मा ने क्वालिफिकेशन दौर में 591 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो कुल मिलाकर शूटिंग से भी एक अच्छी खबर जो है वो यहाँ पर निकल करके सामने आई है। तो जया, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, जहां बड़ी खबर आज की महिला T20 की मैच रहेगी। बिल्कुल, तो सबकी नजर रहेगी इस मैच पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा DD न्यूज पर। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।